मौर्य सा विस्तार हो, मांझी का पहाड़ हो, चाणक्य सा बुद्धिकार हो, यूं ही तो अपना बिहार हो। आज हम बात करते हैं मगध एम्पायर के बारे में, यानी मगध साम्राज्य के बारे में, जो कि हमारे बिहार के महानता को दर्शाता है। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर मगध एम्पायर जो है ये इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया है कि नहीं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो मगध था इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बनाया कैसे, उसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, और इतने बड़े साम्राज्य को बनाने वाले कौन थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। उसके पहले आपको छोटी सी एक बात बताते हैं। कहानी से पहले मैं आपको सब कुछ बता दूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए, ये कहानी जो है एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की है, और प्राचीन भारत में जनपद हुआ करता था। अब देखिए, जनपद वर्ड क्या है, तो इससे मैं आपको बता दूं। अभी जो है आपके भारत में कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य के बारे में, यानी इंग्लिश में बोले तो स्टेट और कैपिटल्स के बारे में आप पढ़ते हैं 28। तो देखिए, उसी को हिंदी में राज्य राजधानी बोलते हैं। तो जनपद जो थे उस समय भी एक जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनका एक राज्य होता था, एक क्षेत्र होता था, ठीक है। तो उसी को जनपद बोला जाता था। और जब राजा जो है महान होते चले गए और उनकी साम्राज्य बढ़ती चली गई, तो हमारे भारत में यानी प्राचीन भारत की बात करें तो देखिए, जनपद यानी मेजर किंगडम्स, जो महान मुख्य राजा हुआ करते थे, उनका जो क्षेत्र था उसी को जनपद बोलते थे वैदिक इंडिया में। क्लियर है ना, वैदिक जो एरा था, जो समय था, उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये मेजर किंगडम्स ये अपने क्षेत्र को बढ़ाते चले गए और बहुत बड़ा जब क्षेत्र हो गया, तो उसको हम लोग जनपद को महाजनपद बोलने लगे। उसके बाद से हमारे भारत में जब बात करते हैं तो टोटल 16 किंगडम्स हुआ करते थे, यानी 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध एम्पायर, और आज हम उसी मगध एम्पायर की बात करेंगे। देखिए सर, 16 महाजनपद में जो 16 किंगडम्स थे, उसमें से आखिर मगध एम्पायर ही आगे क्यों निकला, उसका कारण भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या था। देखिए, उसके पीछे रीजन था कि यहाँ का आर्थिक, भूगोलिक और राजनीतिक, मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल, यहाँ का जो बनावट था, जो स्ट्रक्चर था, ये तीनों वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही ताकतवर था और बहुत ही अच्छे तरीके से था। कुछ गॉड गिफ्टेड भी थे और कुछ यहाँ के लोगों की वो महानता थी कि इस तरह से उन्होंने अपने आप को स्ट्रक्चर किया हुआ था। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा बात को समझते हैं। क्लियर है। और देखिए, आर्थिक की बात करें, इकोनॉमिकली, तो हमारे पास कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो बहुत अच्छा उपज था, जो हम लोग अपने यूज से ज़्यादा उगाते थे और उसको सेल करते थे, और उससे हम लोगों को बहुत सारा इनकम भी हुआ करता था। तो ये सर कैसे पॉसिबल था, और किसी राज्य में क्यों नहीं थे? क्योंकि बिहार की अगर बात करते हैं तो मगध साम्राज्य जो उस समय था, बिहार का भी आपसे क्वेश्चंस भी आता है कि मगध एम्पायर का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, तो आप बिहार बताएंगे। तो देखिए, बिहार बिहार मुंह से निकल रहा है, लेकिन मगध एम्पायर के समय में क्या था, या अभी भी हमारे बिहार में गंगा नदी है, गंगा के बाद गंडक है, कोसिक है, ये सारी नदियाँ आके एक जगह मिलती हैं। तो ये जो क्षेत्र था पानी से पूरी तरह से मतलब कि सक्षम था, पानी यहाँ पे सक्षम थी। इससे कृषि लोगों को बहुत बेनिफिट होता था, जिससे कि हमारे बिहार में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता था, और इस तरह से यहाँ इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारे मगध एम्पायर का। उसके बाद भूगोलिक, जियोग्राफिकली बात करें तो हमारा बिहार जो है बहुत ही सेफ था, मगध एम्पायर जो था बहुत ही सेफ था। राजगीर में पहले राजा लोग रहा करते थे, इस समय की बात कर रहे हैं हम। हर्यंक डायनेस्टी, देखिए हर्यंक डायनेस्टी में क्या था कि राजगीर हमारे मगध एम्पायर की राजधानी थी। और जहाँ तक बात कर लेते हैं पटना, यानी कि उस समय नाम इसका पाटलिपुत्र था, ये बहुत ही सेफ जगह थे, क्योंकि आपका पटना देखिएगा तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच में बसा हुआ है, और एक साइड से देख ले तो राजगीर जो है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो जियोग्राफिकली भी अगर इसको देख ले तो पूरी तरह से ये सेफ एक जगह था, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, तीसरी बात कर लेते हैं तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकली। आपका जो मगध एम्पायर है, मगध एम्पायर में 4 वंश आपके पढ़ेंगे हम लोग। तो वंश का इंग्लिश होता है डायनेस्टी, यानी कि हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टी जो हैं, यानी ये जो 4 वंश हैं आपके मगध एम्पायर से आए, और इसके बारे में हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे, जिसमें कि इस वीडियो में आपको 3 डायनेस्टी के बारे में बताया जाएगा, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इन वंशों में यानी इन डायनेस्टी में जो भी राजा आए, उनमें से
हर एक वंश में कोई ना कोई ऐसा राजा रहा जो कि बहुत ज़्यादा चालाक यानी क्लेवर और बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था। इनकी वजह से पॉलिटिकली और भूगोलिक और आर्थिक तीनों मगध एम्पायर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इसीलिए मगध एम्पायर जो है इतना ज़्यादा अपने आप को फैलाने में, एक्सपेंड करने में सक्षम रहा। अब देखिए मगध एम्पायर में ये चारों डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी यानी हर्यंक वंश के बारे में कि हर्यंक वंश को कौन सबसे पहले शासक थे, उसके बाद कौन कौन आए और उन्होंने कैसे कैसे अपने पूरे साम्राज्य यानी एम्पायर को कैसे एक्सपेंड किया, क्या उनकी नीति थी, क्या उनका मतलब तरीका था इन सब चीज़ को एक्सपेंड करने का। तो देखिए एक एक करके सबको देखते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपका मगध एम्पायर का फर्स्ट डायनेस्टी से जिसका नाम था हर्यंक डायनेस्टी। और डायनेस्टी को मैं बता चुका हूँ कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं, यानी हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यंक वंश कब एस्टेब्लिश्ड हुआ आपका, तो 544 BCE। अब देखिए BCE क्या है, तो BCE जैसे कि उसको हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो ये डेट है उसको BCE बोलते हैं, उसके बाद वाली डेट को AD लगाते हैं। तो इससे आप ज़्यादा घबराइएगा मत, उसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, जिसको हिंदी समझ आए वो हिंदी में समझ ले। अब देखिए हर्यंक डायनेस्टी जो है, तो हर्यंक डायनेस्टी के जो पहले शासक थे, शासक यानी कि रूलर, ठीक है, उन रूलर का उनका नाम क्या था, बिंबिसार। और बिंबिसार कब से कब तक उनका शासक काल था, यानी कि कब से कब तक वो यहाँ पर शासन किए थे, रूल किए थे, तो 544 BCE टू 492 BCE तक उन्होंने अपना शासनकाल चलाया था। उनका जो टाइम पीरियड था इतना से इतना तक का था। अब देखिए बिंबिसार की बात करें तो जो मगध एम्पायर था उस समय उसकी देखिए पहले तो आपको एक बात बता दी, ये हमारे अंकल बिंबिसार हैं, तो इनका फोटो देख लीजिए कितने अच्छे हैं बेचारे। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है। तो थोड़ा सा ये हनी सिंह है, उस समय समझ लीजिए कि उस समय कि ये बिंबिसार जो हैं हनी सिंह हैं। अब ये हनी सिंह कैसे हैं, तो आपको बता देते ये 500 शादी किए, 500 से ऊपर शादी कर लिए थे। इनका नियम था कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसका कोई भाई ना हो और उसका पूरा धन दौलत हमार हो जाए। आज के डेट में भी ऐसा होता है, लेकिन चलिए वो सब बात छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार का आप समय काल जान गए। उसके बाद कैपिटल उन्होंने कहाँ बनाया था, तो बिंबिसार अपना कैपिटल बना रखे थे, यानी कि राजधानी। मगध एम्पायर की राजधानी उस समय थी राजगृह। देखिए नाम से ही पता चल रहा है राजगृह। अब ये राजगृह में कैपिटल क्यों बनाए थे, क्योंकि वो जगह जो है, आप लोग अगर वहाँ गए होंगे तो आप देखे होंगे, या फिर जो इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो बिहार कभी आए नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि राजगीर एक ऐसा जगह है जो कि चारों तरफ से पहाड़ से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सेफ है, मतलब कि वहाँ के जब राजा वहाँ पे रहेंगे तो उनको बहुत ही सेफ महसूस होगा, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है। लेकिन फिर भी लूप होल था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे बिंबिसार। तो अब देखिए बात को समझते हैं हम लोग आगे। तो राजगृह नाम से ही पता चल रहा है कि जिस जहाँ पर राजा रह रहे हैं उनका घर, गृह, ठीक है, राजगृह, इसीलिए वहाँ पर इसको कैपिटल बनाया गया था बिंबिसार के द्वारा। देखिए अब सबका अपना अपना टेक्निक होता है, आपका भी कुछ ना कुछ टेक्निक होगा अपने खेत को बढ़ाने के लिए, ज़मीन को बढ़ाने के लिए। बहुत लोग ऐसा कुछ ना कुछ कल छल बल लगाते हैं। तो इनका जो कल छल बल था वो अलग था, एकदम समझ गए कि नहीं। ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, यानी राज्य को फैलाने के लिए मैरिज यानी कि शादी का सहारा लेते थे। अब देखिए लड़ाई से ज़्यादा ये शादी पे भरोसा रखते थे। कैसा राजा था भाई, लड़ाई से ज़्यादा इनको भरोसा शादी पे था। 500 से भी ज़्यादा शादी कर चुके थे, ठीक है। और ऐसी ही लड़की ढूंढते थे जिसका कोई भाई हुई ना हो और उसका पूरा धन दौलत इनका हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक ना। अब देखिए बात करते हैं, एक है अवंती जगह, अवंती आज MP हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसकी उस समय नाम था अवंती और उसका कैपिटल था आपका, यानी राजधानी था माहिष्मती। जय माहिष्मती, बाहुबली मूवी देखे हैं ना, उसमें माहिष्मती होती है, वही यहाँ पर क्या था, कैपिटल था माहिष्मती। अब देखिए माहिष्मती के जो यहाँ अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रप्रद्योत, ठीक है। क्या नाम था, चंद्रप्रद्योत। उनको एक बीमारी हो गई थी जॉन्डिस टाइप। अभी वो इस तरह का बीमारी होता है, तो जॉन्डिस उस समय बड़ी खतरनाक बीमारी था, इनको हो गया था। अब इसका पूरा वैद्य यानी कि डॉक्टर इनके पीछे लग गया था इनका इलाज करने के लिए, लेकिन कोनो इलाज नहीं कर पाया। बोल दिया कि राजा जी अब आप 20 दिन में गए, आपका कहानी खत्म है, अब ऊपरे का एकदम जो है अपना टिकट बुक करवा लीजिए, जाने का एकदम आपका तैयारी है। राजा घबरा गए, लेकिन ये बात पता चल गया बिंबिसार को। एकदम ठेठ बिहारी सबको तो आप जानिए रहे हैं कि कितना IAS अफसर सब यहीं से निकलिए रहा ज़्यादातर। एकदम भेजे डॉक्टर एकदम खतरनाक वाला, उसका नाम था जीवक। जीवक गया जॉन्डिस को एकदम
15 से 20 दिन में मलहम उलहम लगा के इनका फिट, कहानी एकदम जो है ख़त्म। और चंद्र प्रदेवत जो थे एकदम मस्त हो गए। और ये चीज़ मतलब कि जब इनके साथ हुआ, जब ये अच्छे हो गए, तो इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने अवंती को इनके मगध एम्पायर में क्या किया, मिला लिया। तो अब देखिए मगध एम्पायर पहले जो छोटा था वो अब बड़ा हो गया। अगल बगल छोट मोट जगह को तो ये ब्याहे कर करके लड़की से वो सब के दामाद बन के बैठल थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने इन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया है। उसके बाद आपका बात करते हैं कि इनका बेटा जो था अजातशत्रु, ये भी सेम इन्हीं की तरह था, इसको भी लड़की की बड़ी आदत था। अब ये क्या किया कि इनकी जो मतलब कि जिस लड़की से ये प्यार करता था वो बोली कि तुम तो राजा उजा बनते नहीं हो, तुम्हारे पिताजी जगह छोड़ेंगे तब ना। इसका अगल बगल वाला चढ़ाए वाला तो ढेर रहबे करता है, भैया दोस्त उससे बच के रहिएगा जो चढ़ाता है आपको, मुंह पे मीठा मीठा, पीछे से छुड़ा भोग देगा सब। तो अजातशत्रु को भी ऐसे ही सब किया, चढ़ा दिया कि लड़कियों वही बोले कि तू राजा बनेगा तभी हम तेरा शादी करेंगे। ये बोला कि रुक रुक रुक, अपने पापा को बोला बिंबिसार को कि भैया जल्दी आप जगह छोड़िए, आप नहीं छोड़िएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये तो हटिए नहीं रहे थे, तो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। अजातशत्रु को भाला लिया, खूब के इनको मार दिया। मारने के बाद राजा कौन बना आपका, अजातशत्रु। अब देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, इसीलिए इसके वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। मतलब कि पितृहंता, पितृहंता मतलब पिता का जो हत्या हुआ उसी को पितृहंता बोलेंगे। कुनक नाम का भी एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अजातशत्रु सिर्फ नहीं मारा था अपने बाप को, अजातशत्रु जैसा किया वैसा इसका बेटा उदयन भी इसको उसी तरह से मारा है। देखिए अजातशत्रु जब आए तो इन्होंने एक चीज़ इसके पहले बता देते हैं, बिंबिसार जो था ना वैशाली को जीतने के लिए बहुत कोशिश करता था लेकिन जीत नहीं पाया था। अब देखिए आपको जो लोग बिहार का थोड़ा सा मैप देखिएगा, मान लीजिए ये आपका बिहार है, ठीक है। तो बिहार का जो नीचे वाला हिस्सा था ये था मगध एम्पायर और ऊपर में जो था ये था वैशाली, ठीक है। इसको जीतने के लिए बहुत कोशिश किए थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, ठीक ना। तो अब देखिए जब अजातशत्रु आया तो अजातशत्रु ने अपने पिता का सपना पूरा किया और वैशाली को जीता। अब क्या पिता का सपना पूरा करोगे, मार तो दिया, अब पूरा करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है जी। लेकिन अजातशत्रु जो है आया तो अपने कैपिटल को सेम रखा, जो राजगीर था उसको कैपिटल ही रहने दिया। लेकिन जो लूप होल थे उसने क्या किया, उसको किला बनवाया, उसको चारों तरफ से घेरवा दिया, किला बना दिया, ठीक है, अजातशत्रु ने। उसके बाद से इसने अपने एक गुप्तचर यानी क्या बोलते हैं, जो आज के डेट में उसको बात करें तो जो जासूस लोग होते हैं, तो वैसे ही ये वर्षकार इनका एक जासूस था, उसको इन्होंने क्या किया, भेज दिया वैशाली में। अब ये अपना रूप वेशभूषा सब बदल के वैशाली में गया और वैशाली का पूरा एकदम जितना भी डिटेल था कि उसके पास कौन सा हथियार है, कौन सा वेपन्स वो रखता है, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करता है लड़ाई में, किस तरह से उसका जो है कमजोरी है, कौन से वहाँ का क्या है, सब कुछ पता करके और इसने किसको डिटेल सब कुछ दे दिया, अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने एक बहुत ही खतरनाक महाशिला कंटक नामक एक विपन्स था इसके पास, जो कि पत्थरों का एकदम बारिश कर देता था। उस विपन से इसने लड़ाई शुरू की। एक और विपन्स था, इन विपन्स के सपोर्ट से इसने वैशाली को क्या किया, जीत लिया, ठीक है। और अपने साम्राज्य यानी अंपायर को एक्सपेंड किया और वैशाली को भी अपने अंडर में ले लिया और इस तरह से अपने पिता का सपना पूरा किया। लेकिन इसकी भी जो आदत थी पिता वाली, जो कि ये लड़कियों वाला जो आदत था, तो उसमें क्या हुआ कि उदयन इसका बेटा था जिसको उदयन भी लिखते हैं। तो उदयन ने भी उसी चक्कर में इनको क्या किया, भाला खोब लिया, ले तू मारा अपने पिता को, तुमको मार दिया तुम्हारा बेटा, जैसा करनी वैसा भरनी। ये सब हनी सिंह था। हमको तो लगता है कि मॉडर्न समय का जो हनी सिंह है ये सब एंशिएंट समय के था। देख नहीं रहे हो, लड़की का पूरा लाइन लगा। बिहार जो है पहले से ही इन सब मामलों में बहुत आगे है, समझ में आया कि नहीं, सभी मामलों में बिहार आगे है, किसी मामलों में पीछे नहीं है। अब देखिए बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने रखा था, तो आप नाम उसका बताएंगे, अजातशत्रु। समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अजातशत्रु को किसने मारा। अजातशत्रु को मारने वाले थे, उनका नाम था उदयन, ठीक है। उदयन ने भी अजातशत्रु को क्या किया, उसी तरीके से मारा जिस तरह से अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। अब उदयन काल की बात करते हैं कि कितना टाइम पीरियड इनका था, तो 460 to 444 BCE तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है, समय काल है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इनका जो उदयन काल का जो समय है ना, इसका जो टाइम पीरियड है याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसने
कुछ इम्पोर्टेंट काम भी किए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसने कैपिटल जो है इन लोग का जो राजधानी था राजगीर उसको बदल कर और पाटलिपुत्रा ले आया। इसने एक नई शहर बसाई पाटलिपुत्रा, और जिसको कि आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, और उस पाटलिपुत्रा को क्या किया, इसने अपना कैपिटल बनाया। सर पाटलिपुत्रा क्या ये तो सेफ था ना वो जगह, पाटलिपुत्रा में ऐसा क्या सेफ्टी है, ये तो ओपन जगह है। लेकिन नहीं, आपको बता दें पाटलिपुत्रा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। पटना आपका एक ऐसा जगह है जो कि सोन नदी और गंगा नदी के बीच में ये शहर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ है। और एक तरफ से आपका राजगीर पहाड़ी हो गया, और एक तरफ से आपका सोन नदी, और दूसरे तरफ से गंगा, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति इनसे लड़ने के लिए आएगा तो पानी से होते हुए आएगा, और पानी से लड़ने आएगा तो नाव पर आएगा, और नाव पर आएगा तो आप समझ ही रहे हैं कि ये लोग पत्थर फेंक फेंक के मार डालेगा ही। आपको बताए थे ना अजातशत्रु के पास वो एक ठो जो हथियार था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन तेज था, देखिए इसका भी लड़की का मैटर खूब रहता था, लेकिन ये तेज था अपने बेटा को, इसके 3 बेटे थे, पूछता रहता था कि देखो तुमको कोई दिक्कत हो भैया तो हमको पहले बता देना, भाला वाला मत मारना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका एक बेटा था नागदशक। नागदशक जो है इसके बाद राजा बनता है, और उसका जो समय काल चलता है 444 से लेकर 412 तक। ये एकदम वैसा राजा नहीं था जैसा होना चाहिए इन लोगों की तरह, ये थोड़ा सा इन लोगों से बकलोल था, समझ में आया कि नहीं। अब नागदशक जो है अपना सारा सेनापति को पावर दे रखा था शिशुनाग। सेनापति वो होते हैं जिनके पास जल और थल और ये जितने भी वायु सेना, ये जितने भी सेना होते हैं सब इनके पास, सेनापति के पास बल होता है। ये चाहे तो 1 मिनट में किसी भी साम्राज्य को अपने हाथ में कर सकते हैं। तो देख ही रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल में इस तरह से जब आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे 9 और 10 क्लास की बात करते हैं तो आपको उसमें स्टोरी बताया गया होगा, उधर बांग्लादेश, फिर उसके बाद से इधर पाकिस्तान की स्टोरी बताई गई। उसमें देखे होंगे कि किस तरह से आर्मी वाले क्या करते हैं, पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और अपना उसके बाद आप नाम एक सुने होंगे सदाम हुसैन का, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे कि आर्मी के ये थे और जो कि कैप्चर कर लिए पूरे कंट्री पर। तो शिशुनाग भी एक सेनापति था जिसके पास सब कुछ पावर था, और इस तरह से ये क्या करता है कि नाग दशक के समय काल में लोगों में जो है बहुत ज़्यादा इनके प्रति असंतोष थी। तो सब लोग षड्यंत्र बना रहे थे कि किस तरह से इनको हटाया जाए, और लास्टली वो लोग सक्सेस हुए। एक षड्यंत्र बनाकर इनको राजगद्दी से हटा दिया गया, और इनको राजगद्दी से हटाकर शिशुनाग को उनकी जगह बैठा दिया गया। ये आप देख रहे हैं कि ये नागदशक अंकल हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये बकलोल थे बेचारे, इनको हटा दिया गया और उसकी जगह किसको बैठा दिया गया, शिशुनाग को बैठा दिया गया। और फिर यहाँ से एक नई वंश शुरू होती है, शिशुनाग डायनेस्टी। अब देखते हैं कि शिशुनाग डायनेस्टी कैसे था, क्या था। नेक्स्ट अब देखते हैं कि शिशुनाग डायनेस्टी में क्या होता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे उनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग का टाइम पीरियड की बात करें तो 412 to 345 BCE तक इनका टाइम पीरियड है। तो इनके समय में जो कैपिटल था पटना से शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ, वैशाली शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए इन्होंने नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इन्होंने अपनी एम्पायर को बहुत बढ़ाया था। और शिशुनाग के बाद जो है आते हैं कालाशोक, और कालाशोक का जो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट कौन रखे थे, अजातशत्रु, ये जो सेकंड रखे हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ पर रखे थे, वैशाली में। अब एक वैशाली में जब इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रखा तो वो जो है एक शिक्षा का केंद्र बनने लगा। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई जगह शिक्षा का केंद्र बनेगा तो उस जगह पर क्या होगा, लोग जगह जगह से आएंगे, देश विदेश से आएंगे। तो आपको ही पता है कि बिहार में लोग पढ़ने के लिए पहले देश विदेश से लोग आते थे। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का आप नाम सुनेंगे तो उसमें लाखों स्टूडेंट पढ़ते थे जो कि विदेश से आते थे, बाहर से, फॉरेन कंट्री से आकर यहाँ पर पढ़ते थे। तो बिहार एक बहुत पहले से ही शिक्षा का केंद्र रह चुका है। तो उसी तरह से इनको ये डर सताने लगा कि वैशाली अगर शिक्षा का केंद्र बन रहा है तो लोग जगह जगह से आएंगे, और जब लोग यहाँ पर जगह जगह से आएंगे तो यहाँ अगर मेरा कैपिटल है तो यहाँ से बातें क्या होंगी, लीक होंगी, और लीक होने से क्या हो जाएगा कि विदेशी हमला हमारे ऊपर हो सकता है। तो ये इनको कालाशोक को डर हो गया। अब इस डर की वजह से इन्होंने क्या किया कि वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी बना दिया, सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। और जहाँ से ये डिसीजन लेंगे, जो इनकी आर्मी होंगी, जहाँ पे सब विपन्स होगा, जहाँ से ये सब कुछ फैसला लेंगे,
ओवैसी राजधानी को इन्होंने पटना शिफ्ट कर दिया। ये ज़्यादा दूर नहीं है, पटना वैशाली से आपका बीच में गंगा पड़ती है, तो उधर साइड वैशाली और इधर साइड पटना पड़ जाता है। तो इस तरह से कालाशोक ने सांस्कृतिक राजधानी इसको बना दी वैशाली को, और उसके बाद अपने कैपिटल को, अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर लिया, राजनीतिक स्तर पर पटना में। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से कालाशोक का हुआ, शिशुनाग का हुआ, और शिशुनाग के बाद आए कालाशोक, और कालाशोक के बाद सबसे ये उतना मतलब कि सक्सेसफुल नहीं रहे नंदीवर्मन। नंदीवर्मन अपना एक सेनापति रखे थे जिसका नाम था महापद्म नंद। ठीक है, ये महापद्म नंद जो थे इनके सेनापति थे, और यही जो है इनको मार डालते हैं। ये इतिहास में एक बार और हुआ था। इनके पिछले जो डायनेस्टी था, हर्यंक डायनेस्टी, उसमें भी लास्ट में देखे थे कि शिशुनाग जो थे किसी न किसी के क्या थे, सेनापति थे, किसी के सेनापति थे नागदशक के, और इन्होंने भी वही हाल किया था। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आप इतिहास से देखते चलिए कि जिसने जिसके साथ जैसा किया है उसके साथ सेम वैसा ही हुआ है। तो महापद्मनंद ने भी इनके पूरे वंश को ख़त्म कर दिया जो कि सेनापति था, और ये भी किसी के सेनापति थे नागदशक के, जो कि हर्यंक डायनेस्टी को इन्होंने ख़त्म किया था। और शिशुनाग डायनेस्टी को कौन ख़त्म कर दिया? महापद्म नंद से। अब इसके बाद जो आएगा ना, नंद डायनेस्टी आएगा, और नंद डायनेस्टी जो है नन क्षत्रिय डायनेस्टी बनेगा, जिसमें कि क्षत्रिय नहीं होंगे, ये ब्राह्मण समाज से थे। ठीक है, अब देखते हैं कि नन डायनेस्टी में क्या होता है। नंद डायनेस्टी का जो सबसे पहले शासक थे वो कौन बनते हैं? महापद्म नंद। अब देखिए, महापद्म नंद को हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन से जाति से थे? शूद्र जाति से थे, और इनको जो है क्षत्रिय से बहुत ज़्यादा दिक्कत था। पहले क्या था, लोगों की मेंटलिटी थी कि राजा जो बनेगा वो क्षत्रिय ही होगा, और इनको जो है क्षत्रिय से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसलिए इन्होंने ये अपना एक एम बना लिया कि हम क्या करेंगे कि सभी क्षत्रिय को ख़त्म कर देंगे, और सब क्षत्रिय को ख़त्म कर देंगे। तो इनका एक ऐसा एम था, इसीलिए इनको सर्व क्षत्रांतक बोला गया। क्या बोला गया? सर्व क्षत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रिय को ख़त्म करने का इनका जो मकसद था। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि ठीक है, उसके बाद एक बात बताएंगे, लेकिन इसके आगे सुन लेते हैं कि इन्होंने नेक्स्ट अटैक किस पे किया? अटैक ऑन कलिंग। कलिंग पर इन्होंने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और कलिंग पर अटैक करने के बाद ये अपने आप को क्या बोले? एकराठ। अब एकराठ का मतलब है कि एकदम एक राजा, मतलब कि अब कोई नहीं है इनके आगे पीछे, ये अकेले एक राजा हैं। और इन्होंने अपना क्या उपाधि धारण कर लिया? एकराठ का। सर्व क्षत्रांतक और एकराठ, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कलिंग पर सर अटैक करने का क्या रीजन था? तो कलिंग पर अटैक करने का रीजन था कि कलिंग में आपका एलिफेंट, हाथी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हाथी का भी मतलब कि मिल जाता, और लकड़ी, वहाँ पे लकड़ी एक से एक थी, तो लकड़ियों का भी इनको प्राप्ति हो जाती है। अभी देखिए लकड़ी बहुत महंगा भी आता है, और लकड़ियों का बहुत सारा चीज़ बनता है, तो ये लकड़ी और हाथी दोनों जो है इनको प्राप्ति हो जाती। और इस तरह से इन्होंने सर्व क्षत्रांतक और एकराठ का उपाधि धारण कर लिया। और इसके बाद जो आते हैं धनानंद। देखिए ये बहुत क्रूएल शासक थे, और ये भी बहुत क्रूएल था। धनानंद जो था ना, बहुत ईगो में रहता था, और ईगो आप समझ रहे, ईगो एटीट्यूड इसके अंदर बहुत था। और ये ड्रिंकिंग करता था, यानी कि वाइन वगैरह का सेवन बहुत ज़्यादा करता था। उसके बाद ये बहुत ही क्रूएल शासक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मारा गया था। और ये धनानंद जो था बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि इसने खुद कुछ नहीं किया था, लेकिन इसके जो पिताजी थे महापद्मनंद, एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसको देकर चले गए थे। आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, और इस पर अटैक करने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से, अब जैसे कि ये आपका जो है मान लीजिए मगध साम्राज्य है, तो इधर साइड से आपका पड़ जाता क्या? बंगाल की खाड़ी पड़ जाती, बे ऑफ बंगाल, और फिर एक साइड से आप देखते हैं माउंटेन है ये। तो इस तरह से जो है इसको मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसके पास 2 लाख की सैनिक थी, हाथी का इसके पास बहुत बड़ा समूह था, और हथियार एक से एक रखा था। तो इससे लड़ना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बराबर था। तो धनानंद एक बहुत ही ताकतवर, मतलब कि इसको साम्राज्य देकर महापद्मनंद चले गए थे, इसीलिए इसको हराना बहुत ही मुश्किल था। इन्होंने इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य मारे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश में पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको बताया जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य इसीलिए मारे थे क्योंकि इनको, इनकी माँ को शायद बेइज्जत करके यहाँ से निकाला गया था। इनकी माँ, बेइज्जती की गई थी इनकी माँ को। और इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो थे
चाणक्य का भी एम था कि धनानंद को मारना है, क्योंकि चाणक्य के पिता को धनानंद ने सर कटवा दिया था। तो इसीलिए चाणक्य इनके जो गुरु थे और ये जो थे दोनों मिलकर एक षड्यंत्र बनाए और उसमें इनको मार देते हैं धनानंद को। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और सिकंदर किस तरह से भारत में एंट्री लेता है और किस किस से लड़ाई होता है और किस तरह से चंद्रगुप्त धनानंद को मारते हैं, ये सारा कुछ हम लोग उसमें जानेंगे। और फिर देखेंगे कि मौर्य वंश जो है किस तरह से अपना साम्राज्य को बढ़ाता है, क्या करता है। ठीक है, लास्ट में हम ये समझ लेते हैं कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का नाम को किस तरह से याद रखें। तो देखिए 7 वंश थे, सातों वंश का नाम कैसे याद रखेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है हासीन मासुका सात। क्या याद रखना है? हासीन मासुका सात। देखिए हा से आपका हो जाएगा हरियांक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश और का से हो जाएगा कण्व वंश और लास्ट में जो 7 बचा 7 से हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। तो इस तरह से आप क्या है कि एक छोटा सा ट्रिक से सभी वंश के नाम याद रख सकते हैं जो कि मगध साम्राज्य पर क्रमशः कैसे कैसे इन्होंने अपना शासन काल ले आया। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इससे आपको आसानी हो सकती है पूरे मगध साम्राज्य को, मगध एम्पायर के सभी शासक के नाम को याद रखने में। ठीक है, इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरा जो ये मेहनत है पूरे 4 घंटे 5 घंटे का है ये सब कुछ करने में। सो आप अपना बस सेकंड लगा के एक छोटा सा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइए। और